Hello my dear students, now we are discussing about digestion in the chapter life process। जो लाइफ प्रोसेस है क्लास 10th में, इस लाइफ प्रोसेस के इसके पिछले पार्ट्स में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन करते हैं। आज यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन को। देखिए जो डाइजेशन होता है, अगर ह्यूमन बीइंग में बात किया जाए, इन ह्यूमन बीइंग की कहा जाए ह्यूमन बीइंग, तो इसमें जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन यहाँ पर जो है एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न प्रकार के जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, उन डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो भी डाइजेस्टिव जूस उससे स्रावित होते हैं, उसे विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं और उस एंजाइम की सक्रियता से वहां पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है, जो फूड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ पर केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर, यानी इसको कह सकते हैं केमिकल एंड मैकेनिकल रिएक्शन, केमिकल एंड मैकेनिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कि जो नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल्स या फिर जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स या सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस आप देख रहे हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें इन ह्यूमन बीइंग में, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स है, उस पार्ट्स में वहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मींस ह्यूमन बीइंग में ये पूरे केमिकल रिएक्शन होगा, वो किसके अंडर में होगा, वहां पर प्रेजेंट होंगे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगा, इस डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होगा और इस डाइजेस्टिव जूस में डिफरेंट टाइप के एक या एक से अधिक मोर देन वन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं वही एंजाइम्स इस कॉम्प्लेक्स और नॉन सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो स्टार्ट करते देखते हैं कि कहां कहां पर एलिमेंट्री कैनाल के कहां पर किस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन होगा और उस डिग्रेडेशन के फलस्वरूप कौन सा वहां पर मॉलिक्यूल्स बनेगा और किस प्रकार से वो अपने सॉल्युबल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल अप्रॉक्स, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल, ये अप्रॉक्स 8 to 10 मीटर लॉन्ग होता है। ये अप्रॉक्स 8 to 10 मीटर लॉन्ग होता है जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ह्यूमन का। अब इसमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, डाइजेशन मीन्स होता है वहां पर जो है कॉम्प्लेक्स और नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन होना और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, और वो कन्वर्ट होगा सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पे कन्वर्ट होता है। तो यहां पर जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम लोग बात करें तो जो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है बक्कल कैविटी से। एलिमेंट्री कैनाल के जो बक्कल कैविटी होता है वहीं से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैसे डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको समझेंगे। यहाँ पर बक्कल कैविटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एक बक्कल कैविटी में हम लोगों में टीथ आ जाता है, दांत आ जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को और भी उसके स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। यानी इसका काम होता है, रोल होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जो जटिल अणु है, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स पे तोड़ता है। तो टीथ होता है। इसके अलावा जो अगर पीछे की ओर बात किया जाए तो एक यूविला होता है। यूविला का काम होता है कि जो फूड होता है उस फूड को हमारे नेसोफेरिंक्स में जाने से रोकता है और वो ओरोफेरिंक्स से होते हुए हमारे एसोफेगस पार्ट पे पहुंचे तो वहां पर एक स्फिंक्टर का काम करता है यूविला। एज ए स्फिंक्टर के रोल में रहता है यूविला, यहाँ पर रहता है। तो टीथ है, यूविला है। इसके अलावा जो क्या नाम है, जीभ है, टंग है। ये टंग क्या करता है, एज ए स्पून, टंग क्या है, एज ए स्पून के रूप में काम करता है। जो फूड होता है उस फूड को दांतों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि जो उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स है उस लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिग्रेड किया जा सके।
तो ये टंग है। और इसके अलावा जो टंग होता है इसका एक भी और रोल होता है, जो सलाइवा होता है उस सलाइवा को उस भोजन में, उस फूड मॉलिक्यूल्स में उसको जो है मिलाने का काम जो है टंग करता है। यानी इसके अलावा इसमें क्या है, इसी में एक होता है सलाइवरी ग्लैंड। हालांकि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है आपको बता दिया जाए, सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के बाहर होता है। आप कहेंगे बक्कल कैविटी क्या है, ये जो पूरा आप दिखाई पड़ रहा है कैविटी खोखला सा ऑर्गन है, वो वहां पर कहीं भी आपको डाइजेस्टिव सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर होता क्या है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स अंदर की ओर होता है, यानी बक्कल कैविटी के बाहर होता है। और इस सलाइवरी ग्लैंड से, अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात किया जाए तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और इस सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टैलिन, जिसका नाम है टैलिन। टैलिन एंजाइम होता है जिसे जो है एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी इसको जो है जानते हैं टैलिन एंजाइम को, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये एमाइलेज करता क्या है, ये एमाइलेज जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड्स मीन जो स्टार्च हो गए, पॉलीसैकेराइड जो भी होते हैं इसमें, जिसमें हम लोग कहते हैं स्टार्च, स्टार्च, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो वेजिटेबल्स का भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वेजिटेबल्स को भी। और उसमें अगर देखा जाए तो जो फूड होते हैं, जो भोजन होते हैं, उस भोजन में स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो स्टार्च क्या है, एज ए पॉलीसैकेराइड्स होता है और नॉन सॉल्युबल कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले ये एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, ये एमाइलेज एंजाइम करता क्या, जिसको हम लोग टैलिन के नाम से भी जानते हैं। ये एमाइलेज, अगर हम इसके सलाइवा के पीएच की वैल्यू की बात करें तो इसका पीएच मान जो होता है वो 6.9 इसका पीएच होता है, मतलब बहुत ही लाइटली एसिडिक फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, लाइटली एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये एमाइलेज एंजाइम करता क्या है, जो पॉलीसैकेराइड्स है उस पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड, या अगर मान लेते और भी लार्ज है तो डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, या कह सकते हैं कॉम्बिन रूप में, कॉम्बिनेशन फॉर्म में ओलिगोसैकेराइड में इसको तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से फर्स्ट जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे बक्कल कैविटी से, और वहां पर जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो एमाइलेज एंजाइम जो पॉलीसैकेराइड्स है उस पॉलीसैकेराइड्स को उसके ओलिगोसैकेराइड्स जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स में इसको तोड़ने का काम करता है। उसके बाद भोजन पहुंचता है हमारे एसोफेगस से होते हुए, पहले ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स से एसोफेगस से होते हुए भोजन पहुंचता है हमारे स्टमक पार्ट में। मींस एसोफेगस में कोई भी एंजाइमेटिक प्रोसेस नहीं होगी, आपको इतना याद रखना है, एसोफेगस पार्ट में कोई भी एंजाइमेटिक प्रोसेस नहीं होती है। तो यहां पर हो क्या रहा है, कहां पर, तो इसके आगे प्रोसेस में अगर देखें तो इन स्टमक पार्ट में अगर हम चले तो स्टमक पार्ट में फिर फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन यहां पर बहुत ही आंशिक पाचन होगा, पार्शियली यहां पर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इन स्टमक पार्ट में। स्टमक पार्ट में होता क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, अप्रॉक्स 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर स्टमक मसल्स। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से यहां पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में है क्या, तो इस गैस्ट्रिक जूस में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात किया जाए तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुल मेन इंपॉर्टेंट के रूप में किया जाए तो फोर इसके सेल्स होते हैं, द मोस्ट 4 सेल्स। द फर्स्ट होता है इसमें जैसे म्यूकस नेक्स्ट सेल, म्यूकस नेक्स्ट सेल होता है। सेकंड जो होता है ऑक्जेंटिक सेल होता है, ऑक्जेंटिक सेल, इसे हम लोग पैराइटल सेल भी कह सकते हैं। थर्ड होता है जाइमोजेनिक सेल होता है, जाइमोजेनिक सेल है। एंड फोर्थ होता है इसमें एंटीरोक्रोमैफिन सेल। हालांकि यहां पर हम इसको एंटीरो एंडोक्राइन सेल भी बोल सकते हैं, आप इसको एंटीरो एंडोक्राइन सेल भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। जो म्यूकस नेक्स्ट सेल होता है इसमें सिक्रीट क्या होता है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है, म्यूकस का।
ऑक्जेंटिक सेल जो होता है वो HCl का सिक्रीशन करता है, और कुछ इसमें इंसेंट्रिक फैक्टर का सिक्रीशन करता है, इंसेंट्रिक फैक्टर का सिक्रीशन करता है। जाइमोजेनिक सेल होता है, जाइमोजेनिक सेल जो होता है, ये जाइमोजेनिक सेल पेप्सिन का प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, यानी कि पेप्सिन का जो प्रो एंजाइम होता है इसे कहते हैं पेप्सिनोजेन, और यही पेप्सिनोजेन से बनेगा आगे चल करके पेप्सिन। तो पेप्सिन का प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करता है। और अगर मान लेते हैं कि शिशु है, छोटा बच्चा है जो मिल्क को अपने भोजन में ले रहा है, दूध को ले रहा है, तो उस कंडीशन में वहां पर जो है रेनिन का सिक्रीशन होता है, रेनिन का सिक्रीशन यहां पर होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि कुछ मात्रा में इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करता है, कुछ मात्रा में होता है, तो उसको नाम दिया गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन भी यहां पर होता है, ये यहां पर। और जो एंटेरोक्रोमैफिन सेल है, जिसको एंटेरो एंडोक्राइन सेल होता है, इससे गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो इस हार्मोन को छोड़ करके, एक्सेप्ट दिस हार्मोन, बिकॉज हार्मोन्स का काम होता है हमारे ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी में फ्लो करना, सर्कुलेट करना, तो इसको छोड़ करके और जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं, म्यूकस है, Cl है, इंसेंट्रिक फैक्टर है, पेप्सिनोजेन है, रेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, इन सब के मिक्सचर को ही कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यानी इन सब का मिक्सचर क्या हो गया, यही मिक्सचर है गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका pH जो मान होता है ये यहां पर जो है लेस देन 1 pH मान होता है, इसका लेस देन 1 pH मान इसका होता है। तो ये इतना जो है किसे कह सकते हैं कि यहां पर जो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आ जाता है, तो इसका pH मान जो होता है वो लेस देन 1 होता है। और इस प्रोसेस पर अगर हम एंजाइम की बात किया जाए तो एंजाइम, मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो इस pH मान पर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, बट पेप्सिन जो एंजाइम है ये अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो अब ये क्या करता है, जो पेप्सिन होता है, जो यहां पर कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जो है, प्रोटीन को जो पेप्सिन होता है, इस पेप्सिन की सहायता से, ये भी एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन की सहायता से ये इसके पॉलीपेप्टाइड्स पे तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में इसको जो है डिग्रेड कर देता है। ये इसके अलावा जो रेनिन होता है, जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन जिसे कहते हैं कैसीन, कैसीन बोलेंगे। इस मिल्क प्रोटीन को जो रेनिन होगा एंजाइम, ये रेनिन एंजाइम इसको जो है पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टोन्स में तोड़ने का काम यहां पर करेंगे। इसके बाद जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, जो लिपिड है, लेकिन यहां पर बहुत ही छोटा आंशिक रूप में, पार्शली, क्योंकि लाइपेज का मेन रोल तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला है। तो आपको याद रखना है, यहां पर मैंने कहा कि कुछ मात्रा में, बहुत ही माइक्रो फॉर्म में गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन होता है। तो ये यहां पर जो लिपिड होता है वो यहां पर जो है इस लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये इसको डिग्रेड करता है, और ये यहां पर जो है कुछ मात्रा में डिग्रेड होता है फैटी एसिड एंड प्लस ग्लिसरॉल में, इसको जो है डिग्रेड कर देने का काम यहां पर होता है। तो इस तरह से स्टमक वाले पार्ट्स में जो है, जो प्रोटीन है, मेनली प्रोटीन, जो मुख्य प्रोटीन होता है, उस मेन प्रोटीन जो है यहां पर डिग्रेड होता है। हालांकि पूरी तरह से ये डिग्रेड नहीं हो पाता है, पेप्टोज फॉर्म में होता है, अभी अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ मिल्क प्रोटीन जैसे कैसीन है, उसको भी यहां पर रेनिन एंजाइम डिग्रेड करता है, और लाइपेज एंजाइम जो लिपिड होता है, उस लिपिड मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो यहां तक तो था, स्टमक तक जो है कुछ डाइजेशन यहां पर, यानी पार्शियली डाइजेशन यहां पर हो जाता है। स्टमक वाले पार्ट्स में पार्शियली डाइजेशन यहां पर होता है, पार्शियली डाइजेशन यहां पर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो उस मेडिसिन में होता क्या है कि मेडिसिन का जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक पार्ट में ही हो जाता है। इसलिए हम जैसे मेडिसिन खाते हैं उसके 5 से 10 मिनट के बाद ही उसका अपना इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल लेते हैं, मान अल्कोहल कोई ले रहा है व्यक्ति, तो अल्कोहल का भी जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है।
तो ये दो चीजें मेडिसिन और अल्कोहल, इसका कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्टमक पार्ट में हो जाता है। बाकी और जो पार्ट्स होते हैं और जो कंपोनेंट्स है और जो मटेरियल है और जो भोजन है उसका जो डिग्रेडेशन होगा वो अभी इसके आगे वाले प्रोसेस में स्टार्ट होता है। तो ये यहां तक स्टमक वाले पार्ट तक था। अब बात करते हैं इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में। तो जो यहां पर अगर हम बात करें अपने एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक के बाद स्टार्ट होता है डोडिनम, स्टमक के बाद स्टार्ट होता है डोडिनम आता है। अब इस डोडिनम में जो होता है यहां पर, क्योंकि अभी गैस्ट्रिक जूस किस फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में, बिकॉज यहां पर HCl प्रेजेंट है। अब ये यहां पर गया क्योंकि फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो बेसिक नेचर में होगा, तो इस डोडिनम में अब यहां पर एक तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होगा, और इसके अलावा जो इसमें जो है बाइल जूस, जो लीवर है उस लीवर में जो फॉर्मेशन हुआ है बाइल जूस का, वो गाल ब्लैडर के थ्रू, जो बाइल डक्ट है गाल ब्लैडर से जुड़ा हुआ बाइल डक्ट है उससे होते हुए आकर के हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला के माध्यम से प्रवेश करता है हमारे डोडिनम में। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी के द्वारा आकर के जो डोडिनम है उस पर गिरता है। तो ये आपको याद रखना, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला से बाइल जूस एंड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी से जो है पैंक्रियाटिक जूस पहुंचता है कहां पर, इस डोडिनम में। अगर हम बाइल जूस में बात करें तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। आपको इस चीज को हमेशा फोर्सली याद रखना है कि बाइल जूस में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी ये फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जबकि अगर हम पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस में यहां पर कुछ एंजाइम होती है, जैसे ट्रिप्सिन होता है, इसमें ट्रिप्सिन होता है, एमाइलॉप्सिन होता है और स्टीएप्सिन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है ट्रिप्सिन है, एमाइलॉप्सिन है और जो स्टीएप्सिन है, ये यहां पर प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एमाइलेज एंजाइम हमारे सलाइवा में प्रेजेंट था और वो स्टमक में गया होगा, वहां पर उसने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्यों नहीं किया, आपने कार्बोहाइड्रेट को क्यों नहीं डाइजेशन कराया। तो आपको मैं बता दूं, जो एमाइलेज एंजाइम होता है जैसे ही वो एसिडिक फॉर्म में जाता है, बहुत ही ज्यादा जो है, यानी कि वहां पर कंसंट्रेट जो एसिडिक फॉर्म में जैसे जाता है, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए स्टमक वाले पार्ट्स में कहीं पर भी आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर जैसे डोडिनम में पहुंचा तो पैंक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन आया, एमाइलॉप्सिन आया, स्टीएप्सिन आया। और बाइल जूस में एंजाइम तो नहीं है, बट ये बाइल जूस क्या करता है, और दोनों की अगर बात करें तो दोनों का जो पीएच होता है, जैसे इसका अगर पीएच की बात करें तो अप्रॉक्स ये भी होता है 7.8 इसका पीएच होता है, और बाइल जूस का भी जो पीएच मान होता है वो 7.8 से 8.2 तक इसका पीएच मान होता है। मींस कह सकते हैं ये यहाँ पर दोनों के दोनों जो है बेसिक नेचर के होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, अगर नेचर की बात किया जाए तो दोनों यहाँ पर बेसिक नेचर के होते हैं। अब इसमें जो ट्रिप्सिन है, एमाइलॉप्सिन है, स्टीएप्सिन है, ये करता क्या है, अभी भी जो प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स यहाँ पर आए जैसे पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स जो आए हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड एंड जो प्रोटीन्स आए हुए, पेप्टोन्स आए हुए हैं, इस पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स को जो है ये यहाँ पर जो प्रेजेंट ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन ये क्या करता है, इसको इसके मोनोमर्स मिस अमीनो एसिड में इसको डिग्रेड कर देता है, अमीनो एसिड में इसको डिग्रेड कर देता है। इसके अलावा एमाइलॉप्सिन जो होता है, जो अभी कार्बोहाइड्रेट मीन जो ऑलिगोसैकेराइड्स यहाँ पर है जो आया है, जिसको हम डाइसैकेराइड्स कह रहे थे, उस ऑलिगोसैकेराइड को ये यहाँ पर रिएक्ट करता है एमाइलॉप्सिन, और ये एमाइलॉप्सिन क्या करता है, इसको डिग्रेड करके इसको जो है ऑलिगोसैकेराइड्स को इसके मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर मोनोसैकेराइड में ऑलिगोसैकेराइड कन्वर्ट हो जाते हैं एमाइलॉप्सिन के। इस एमाइलॉप्सिन में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलॉप्सिन में अगर हम बात करें इस एमाइलॉप्सिन में, तो एमाइलॉप्सिन में जो है क्योंकि यहाँ पर डाइसैकेराइड का मोनोसैकेराइड में डिग्रेडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एंजाइम से माल्टेज आएगा, जो माल्टोज पर अब क्रिया करेगा, इन्वर्टेज आएगा जो सुक्रोज पर क्रिया करेगा,
या लैक्टेज आएगा जो लैक्टोज शर्करा पर क्रिया करेगा। तो माल्टेज जो माल्टोज को तोड़ेगा, इन्वर्टेज जो सुक्रोज को डिग्रेड करेगा, और लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज शर्करा को यहाँ पर डिग्रेड करके उसके मोनोमर्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे माल्टोज, सुक्रोज, इन्वर्टेज, डाइसैकेराइड जो है शुगर होता है। तो यहाँ पर इसके बाद स्टीएप्सिन है, मैंने कहा था यहाँ पर जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो बहुत ही पार्शियली डाइजेशन करता है लिपिड का। कंप्लीट जो लिपिड है यहाँ पर अगर देखें, हालांकि यहाँ पर भी लिपिड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो सकता है। लिपिड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ पार्ट्स, अगर हम बात इलियम में होगा, और कुछ पार्ट्स थोड़ा बहुत जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा, ये आपको याद रखना है। मतलब जो लिपिड है उसको डिग्रेड करना इतना इजी नहीं है। तो लिपिड को क्या करता है, इस लिपिड को ये स्टीएप्सिन है, ये भी यहां पर कुछ लिपिड की मात्रा को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसको जो है डिकम्पोज कर देगा। तो इस तरह से यहां पर इसका भी डाइजेशन हो जाता है। अब जो फूड होता है वो इंटर कर जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में। हालांकि जेजुनम में जो पार्ट, अगर कहें अपर पार्ट ऑफ जेजुनम एंड डियोडिनम, इन दोनों जगहों पर ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम एक्टिव होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि इस एंजाइम को एक्टिव कौन कर रहा है, तो आपको पता रहे जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस के प्रेजेंस में ये सारे एंजाइम एक्टिव होंगे, इसीलिए बाइल जूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरा रोल क्या है, बाइल जूस क्या करता है, जो एसिडिक फूड है उस एसिडिक फूड को बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता है। और जो अगर मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आ गया है तो उस हार्मफुल बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलाइसिस करने का काम भी इसी जो जूस है, इस जूस का यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर अब फूड जो पहुंचता है वो इलियम पार्ट पहुंचता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम। अप्रॉक्स 3.6 मीटर लॉन्ग होता है। तो अब ये पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम लोग कहेंगे मेन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी को बोलते हैं इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे यहां पर पहुंचता है, अब यहां पर एक एंजाइम आता है इरेप्सिन आता है, और इसके अलावा फिर यहां पर कुछ लाइपेज एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होंगे। लाइपेज एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होंगे। इरेप्सिन अगर मान लेते फिर भी कुछ प्रोटीन कंपाउंड्स, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, अगर वो फिर भी यहां पर प्रवेश कर जा रहा है, इरेप्सिन उस प्रोटीन को जो है उसके मोनोमर्स कंप्लीटली यानी कि उसके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से इसका डाइजेशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में हो जाएगा। लाइपेज क्या करेगा, अब जितने भी लिपिड हैं उन सारे लिपिड को ये यहां पर डिग्रेड करके उसके मोनोमर्स में उसको मिस फैटी एसिड एंड प्लस ग्लिसरॉल में इसको जो है तोड़ करके इसको डिग्रेड करने का काम यहां पर कर देता है। और अगर मान लेते हैं यहां पर भी कुछ कार्बोहाइड्रेट यहां पर अगर आ रहा है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए वहां पर जो है कुछ एमाइलेज एंजाइम अभी भी एक्टिव हो रहते हैं। और ये एमाइलेज एंजाइम करता क्या है कि वो जा करके, जो एमाइलोप्सिन है वो जा करके एमाइलोप्सिन उसको तोड़ने का काम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट अगर मान लेते हैं वहां पर है। इस तरह से फूड का पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है, और जो फूड रहता है अब वो एकदम सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो एकदम कह सकते हैं कि नॉन सॉल्युबल पार्ट था वो सॉल्युबल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और अब इसका डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में हो जाता है। इस प्रकार से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां तक जाते जाते हम लोग के फूड का कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर लिपिड की कुछ मात्रा बची है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट तक समाप्त हो जाएगा, मतलब उसके आगे फिर वो नहीं जाना है। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में केवल डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि जो वहां पर अनडाइजेस्टेबल फूड होता है वो अनडाइजेस्टेबल फूड धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस थी वो डिफरेंट एंजाइम से प्रेजेंट होता है। हालांकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें तो इसमें जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, आपको एक चीज और ध्यान देना थोड़ा सा, जो इसमें से सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है, ये इंटेस्टाइनल जूस भी जो होता है इसका भी पीएच मान अप्रॉक्स 8.2 पीएच मान इसका भी प्रेजेंट होता है। तो ये इंटेस्टाइनल जूस में ये इरेप्सिन एंड लाइपेज और कुछ मात्रा में एमाइलोप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो अगर मान लेते हैं वहां पर कुछ और भी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको एकदम उसके मोनोमर्स में तोड़ करके डिग्रेड कर देता है, और इस प्रकार से उस फूड का डाइजेशन वहां पर
हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस कि किस प्रकार से जो फूड है, वो जो फूड का नॉन सॉल्युबल कंपोनेंट्स था या कह सकते जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल फॉर्म, या जो उसमें सॉल्युबल फॉर्म या फिर जो उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ, और इस तरह से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर कंप्लीटली फूड का डाइजेशन वहां पर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये डाइजेशन पार्ट भी आज समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।